Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is thermodynamic measures of solvation, which is taken from MSc third semester chemistry, and the subject is physical organic chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of solvation, thermodynamic measures of solvation, free energy change of solution जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी नॉट एस ओ एल से, एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफ़र जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी नॉट टी आर से, सॉल्यूट एक्टिविटीज़, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन रेट्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। थर्मोडाइनमिक मेजर्स ऑफ सॉल्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक का मतलब क्या है। तो सॉल्वेशन मीन्स क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो वो इंटरेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना उसको सॉल्वेशन बोलते हैं। उसमें पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक मेजर्स। थर्मोडाइनमिक मेजर्स मतलब कि वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट है, सिस्टम में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं थर्मोडाइनमिक मेजर्स ऑफ सॉल्वेशन में। मीन्स जब भी वहाँ पे इंटरेक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी जो है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मोस्ट मेजरमेंट दैट आर अवेलेबल कंसर्न आयोनिक सॉल्यूट एंड हैंस फोकस अटेंशन ऑन पोलर सॉल्वेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी मेजरमेंट्स जो होते हैं, मीन्स जो भी वैल्यूज़ आज तक आइडेंटिफाई हुई है, मीन्स आज तक जो भी डिस्कवर हुई है, वो आयोनिक सॉल्यूट को ज़्यादा आयोनिक सॉल्यूट के लिए मेनली होती है। इसीलिए पोलर सॉल्वेशन में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आयोनिक सॉल्यूट्स इन द सेंस जिसमें आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसलिए पोलर सॉल्वेशन में ज़्यादा अटेंशन देंगे क्योंकि जो पोलर होता है उसमें भी आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओवरऑल जो थर्मोडाइनमिक मेजर्स ऑफ सॉल्वेशन है ना, ये उन मॉलिक्यूल के लिए मेनली होता है जो कि पोलर होते हैं। द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन डेल जी नॉट सॉल एंड ऑफ डेल जी एंड ऑफ ट्रांसफर डेल जी नॉट टी आर डिफाइंड बाई इक्वेशन, सम टाइपिकल वैल्यू आर गिवन इन टेबल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी और ट्रांसफ़र की जो फ्री एनर्जी है उनको दो टर्म से रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट टर्म है डेल जी नॉट सॉल, सेकेंड टर्म है डेल जी नॉट टी आर ट्रांसफ़र के लिए। इसको दो यहाँ पे टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है, सेकेंड वाले में दिया हुआ है कि एक सॉल्वेंट से जब दूसरे सॉल्वेंट को क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं ना, तो उनके बीच में जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो रहा है उसके लिए दिया हुआ है। ऑल्थ्रो दी solubilities vary by a factor of 10 to the power 8. Del G naught sol is remarkably small and constant since the latent heat terms A plus B tend to cancel solvation C, though this individual term will be very large for solvents such as water and alcohol and very small for ether and benzene। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सॉल्युबिलिटीज़ होती है ना उनकी वैल्यूज़ 10 to the power 8 फैक्टर से वेरी होती है, मीन्स चेंज होती है। डेल जी नॉट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, मीन्स फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है और वो मेनली वेरी लार्ज होता है। वाटर एंड अल्कोहल में, ईथर और बेंजीन में जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि बताइए पोलर सॉल्वेशन, तो पोलर जितने भी रहेंगे उसमें जो फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उसमें फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है। द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर फॉर द सॉल्यूट कंसिडर्ड एज एन आयन पेयर देन एज फ्री आयन, सिंस सम ऑफ द सॉल्वेशन एनर्जी इज रिप्लेस्ड बाय इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना, तो अगर आयन पेयर के वो फॉर्म में होता है तब वो क्या होता है, फ्री आयन्स दो फॉर्म में रहेगा, या तो आयन पेयर में रहेगा या तो वो फ्री आयन्स के फॉर्म में रहता है। तो जब आयन पेयर के फॉर्म में होता है ना तो उसको स्मॉलर कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री आयंस। इसीलिए क्या होता है, सॉल्वेशन एनर्जी, उनकी सॉल्वेशन एनर्जी को इंटर आयोनिक इंटरेक्शन से रिप्लेस किया जाता है। A more useful way of representing this type of information is as a free energy of transfer del G not Tr, the free energy change for transferring solute from solvent 1 to solvent 2. Any standard medium may be chosen for comparison। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तो del G सॉल्यूशन के लिए क्या लिए डायरेक्टली जब प्योर कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए del G नॉट सॉल ले लिए। लेकिन अगर क्या है दो सॉल्वेंट
वहाँ पर प्रेजेंट है उसमें हमको सॉल्यूट को डिज़ोल्व करना है, तब वहाँ पे क्या करेंगे, डेल जी नॉट टी आर को यूज़ करते हैं, जो कि क्या बताता है, वो फ्री एनर्जी चेंज बताता है सॉल्यूट को ट्रांसफरिंग करने के लिए। मतलब सॉल्यूट को जब एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे अगर फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो डेल जी नॉट टी आर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं डेल जी नॉट सॉल की, मीन्स फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन की, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सारी में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना जो जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो सारा लिखने का, सारा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर नोट्स प्रिपेयर करते हो तो एटलीस्ट 5 to 6 लिख सकते हो इसमें वैल्यू। तो ये जो डेटा है ना, ये अगर मैं आंसर लिख रहे हो तो इसको मेंशन करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर लिख रहे हो तो फर्स्ट तो पैराग्राफ एक्सप्लेन करके फिर ये टेबल को भी यहाँ बना सकते हो। तो 4 to 5 अगर लिख लोगे तो वो भी सफिशिएंट है। दो पैरामीटर स्टडी कर रहे थे जिसमें फर्स्ट था डेल जी नॉट सॉल्व, जो कि था फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बताया है जो कि है डेल जी नॉट टी आर, मीन्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफर। इन मेनी सॉल्वेंट डेल जी नॉट टी आर वैल्यूज फॉर एन आयन एंड फॉर द कैटायन आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इट इज फाउंड दैट एन आयन आर बेस्ट सॉल्वेटेड बाय हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, प्रिज्यूमेबली बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while the solvation of cation is strongest by dipolar aprotic solvent। अब इसमें क्या बोल रहा है कि मेनी बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें कि डेल जी नॉट ट्रांसफ़र की वैल्यू जो होती है एनायन और कैटायन की, वो ऑपोजिट साइन की होती है। ठीक है, उसमें प्रीवियस में साइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो ऑपोजिट साइन में होती है इनकी डेल जी नॉट टी आर की वैल्यू, मीन्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफ़र की वैल्यू ऑपोजिट साइन की होती है। और फिर स्टडी के बाद ये पता चला कि एनायन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्वेटेड होते हैं मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और कैटायन जो होते हैं उनका सॉल्वेशन अच्छे से होता है डाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से। ठीक है, तो एनायन जो होंगे वो सॉल्वेटेड होंगे हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एंड कैटायन जो होंगे वो सॉल्वेटेड होते हैं डाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से। मच लेस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल concerning solvation of neutral organic solutes, heats and entropies of solution of a completely nonpolar substance such as ethane are very similar for protic and nonpolar solvent, water being somewhat exceptional। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है अगर ट्रांसफ़र के फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो जो न्यूट्रल ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनके सॉल्वेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम अवेलेबल है। तो हीट एंड एंट्रोपीज़ जो होता है सॉल्यूशन का, कोई भी अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन का अगर हीट और एंट्रोपीज़ को अगर देखेंगे जैसे कि इथेन, तो वो सिमिलर होता है प्रोटिक के लिए भी एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए भी। एंड जिसमें क्या होता है, इथेन की बात हो रही है ना, इथेन में बाकी जो होते हैं ना उसमें वाटर जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। सेम जैसे फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन के लिए टेबल दिया था, टेबल की कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफ़र के लिए, जहाँ पे एनायन एंड कैटायन के लिए भी वैल्यू दी है एंड लास्ट में एंड जो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है ना उसकी भी वैल्यू दी है। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है प्लस प्लस माइनस दिया है, तो प्लस जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे कैटायन के लिए, माइनस दिया है एनायन के लिए। तो जैसे उसमें 3-4 लिख लोगे तो 4-5 लिख लोगे तो सफिशिएंट है, वैसे यहाँ पे 4-5 लिख कर की वैल्यू लिख लोगे तो यहाँ पर भी सफिशिएंट है। Activities of solutes. An ideal solution is one in which energies of interaction between solvent and solute are essentially the same as solvent forces and Raoult's law। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि इंटरेक्शन की एनर्जी जो होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच की वो सेम होती है सॉल्वेंट फोर्स से, और वो ओबे करते हैं रॉल्ट लॉ को। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा ना, तो अगर उसमें जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो भी इंटरेक्शन होगा उसकी एनर्जी और जो सॉल्वेंट फोर्स होता है वो दोनों क्या होता है, आपस में सेम होता है, और वो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, जो कि है P इक्वल्स टू P नॉट 1 - x2, जिसमें P जो है वो सॉल्यूशन है वेपर प्रेशर का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, P नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। फॉर रियल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय एक्टिविटीज़ ए सच दैट। फिर इसमें क्या बोल रहा है, रियल सॉल्यूशन, ये वाला जो
ऊपर वाला इक्वेशन है वो तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, लेकिन अगर रियल सॉल्यूशन के लिए लेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उसको रिप्लेस करते हैं एक्टिविटी से। तो A इज़ इक्वल्स टू वाई सी, ए इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स, ए इज़ इक्वल्स टू गामा एम, जिसमें C जो है वो होता है मोलैरिटी और X जो है वो है मोल फ्रैक्शन एंड M जो है वहाँ पे है मोलैलिटी एंड Y, F एंड गामा ये जो है ये है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन रेट्स। सो सबसे फर्स्ट जो था स्टडी वहाँ पे क्या किया, सॉल्वेशन की सॉल्वेशन क्या होता है, उसके बाद वहाँ पे उसका थर्मोडाइनमिक मेजर्स की थर्मोडाइनमिक मेजर्स को यूज़ करके सॉल्वेशन को कैसे निकालते हैं। तो दो टर्म को यूज़ किए थे, सबसे पहले लिए थे डेल जी नॉट सॉल जो कि था फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, फिर लिए डेल जी नॉट टी आर जो कि था फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ट्रांसफ़र। दो टर्म को लेकर के सॉल्वेशन को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़े एक्टिविटीज़ ऑफ सॉल्यूट। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन रेट्स। तो जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है ना उसका रेट पे क्या इफेक्ट होता है, रेट इन द सेंस की स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट दिया है कि कंबाइनिंग दिस टाइप ऑफ एनालिसिस विद ट्रांजिशन स्टेट एजम्पशन वन कैन सी दैट if the transition state is capable of greater solvation than are the reagent, then the reaction rate will be increased by a change to a more solvating solvent since the activation energy will be lower। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कंप्लीट एनालिसिस हुआ, जो भी प्रीवियस जो भी स्टडी किए उसको कंबाइन करने के बाद जो एनालिसिस हुआ ट्रांजिशन स्टेट के साथ कंबाइन एनालिसिस, तब उसमें ये पता चला कि जब ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो कैपेबल होता है ग्रेटर सॉल्वेशन के लिए रिएजेंट के कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है एंड एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। मीन्स क्या होगा, जनरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी रिएजेंट हम यूज़ करेंगे उस जगह पे जो उसका खुद का ट्रांजिशन स्टेट अगर फॉर्म हो रहा है, तो अगर वो ज़्यादा सॉल्वेशन करेगा रिएजेंट के कंपैरिजन में, तब वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द Hughes-Zingold रूल्स ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट विच एक्सप्रेस द प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू सॉल्वेशन पोलर इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, Hughes-Zingold रूल जो है सॉल्वेंट इफेक्ट का, उसके बेसिस पे ये चीज़ एक्सप्रेस होता है कि ये जो भी हो रहा है कि इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज़्यादा सॉल्वेशन कर रहा है, तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है सॉल्वेशन में वो पोलर इंटरेक्शन का होता है। एंड स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि सॉल्वेशन जो होता है वो जनरली किस में कंसिडर करते हैं ज़्यादा, तो जो पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर सॉल्यूट्स होते हैं जो आयोनिक होते हैं, उनमें कंसिडर किया जाता है। 3 चार्ज टाइप्स नीड टू बी कंसिडर। अब यहाँ बोल रहे हैं 3 टाइप के जो चार्ज होते हैं उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, चार्ज में तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वहीं पे सॉल्वेशन जो है वो ज़्यादा कंसिडर करेंगे। तो वो जो चार्ज है ना उनमें भी कुछ टाइप्स बताए हैं। तो फर्स्ट है, इफ़ द एक्टिवेशन स्टेप इज़ accompanied by an increase in electrical charge on the reactant, a change to a more polar solvent will cause a large increase in rate। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक्टिवेशन स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन स्टेप स्टार्ट होता है जब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है रिएक्टेंट में वो इंक्रीज़ होता है, उससे मीन्स रिएक्टेंट जो है ना उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा उसके थ्रू अगर एक्टिवेशन स्टेप जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तब वहाँ पे क्या होता है कि मोर पोलर सॉल्वेंट में चेंज आता है। ठीक है, और मोर पोलर सॉल्वेंट जैसे ही चेंज होता है, उसमें जैसे ही चेंज आता है तो वहाँ पे रेट जो होता है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड, इफ़ द एक्टिवेशन step is accompanied by a decrease in electrical charge on the reactant, a change to more polar solvent will cause a large decrease in rate। सेम प्रीवियस वाला है, फर्स्ट वाले में क्या दिया था, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट में जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसके इंक्रीज़ होने के कारण एक्टिवेशन स्टेप स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर रिएक्टेंट है उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है उसके डिक्रीज़ होने से एक्टिवेशन स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ होता है। थर्ड है, इफ़ द एक्टिवेशन स्टेप इज़ accompanied by डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ए चेंज टू अ मोर पोलर सॉल्वेंट विल कॉज अ स्मॉल डिक्रीज इन रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे एक्टिवेशन स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन के
इलेक्ट्रिकल चार्ज के डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन इन द सेंस कि वो न्यूट्रल नहीं, वो ना ही इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्स, यानी कि स्प्रेड, वो बोलना चाहिए कि हाँ डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में था, तो तीनों में डिफरेंस ये था कि रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट जो भी होगा उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा, अगर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो, और चार्ज के इंक्रीज़ होने से एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन स्टेप इंक्रीज़ होता है, जिससे कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है उसमें चेंज आता है, जिससे कि क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। सेकेंड स्टेप में भी सेम, रिएक्टेंट होगा उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, अगर वो डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होने से एक्टिवेशन स्टेप जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो पोलर सॉल्वेंट में चेंज आ रहा है, और चेंज आने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। एंड थर्ड वाले में सेम टू सेम होगा, बस फर्क क्या होता है, फर्स्ट वाले में इंक्रीज़ हुआ था, सेकेंड वाले में डिक्रीज़ होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड थर्ड वाले में डिस्पर्जन होता है, जिससे कि एक्टिवेशन स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में चेंज आता है, जो कि क्या करता है, स्मॉल डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। The kinetic solvent effect on a reaction is determined by its charge type. The change in charge distribution from reagent to transition state. Example of three categories are of follows. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक सॉल्वेंट इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का, उसको उसके चार्ज के टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे 3 टाइप के चार्ज पड़े ना, एक में इंक्रीज़ हो रहा था, एक में डिक्रीज़ हो रहा था, और एक में क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे काइनेटिक सॉल्वेंट इफेक्ट भी किसी भी रिएक्शन का डिटरमाइन कर सकते हैं। और फिर बोल रहा है कि चेंज जो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रिएजेंट से ट्रांजिशन स्टेट में, उसको 3 एग्जांपल से पहला बताया। फर्स्ट है चार्ज सेपरेशन, सेकंड है चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, एंड थर्ड है चार्ज डिस्पर्जन। चार्ज सेपरेशन इन द सेंस क्या होगा, तो कार्बन है और Br है, तो क्या होगा, चार्ज सेपरेट, पॉजिटिव अलग हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएगा। फिर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन है, तो न्यूट्रलाइजेशन इन द सेंस क्या होता है, न्यूट्रल हो जाना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। एंड फिर चार्ज डिस्पर्जन दिया हुआ है, तो चार्ज डिस्पर्जन जो है वो लगभग किसके जैसे, न्यूट्रलाइजेशन के जैसे, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है, नाइट्रोजन क्या करता है, हमेशा डोनेट करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन डिस्पर्जन के केस में ऐसा नहीं होता है। दिस थीम विल बी डेवलप्ड फर्दर आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी। ठीक है, तो ये तीनों चार्ज टाइप जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्वेंट पोलैरिटी के मेजरमेंट के बेसिस पे इनको बनाया गया है। हियर द टॉपिक थर्मोडाइनमिक मेजर ऑफ सॉल्वेशन इज़ कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले तो कि जो सॉल्वेशन है वो क्या होता है, एंड उसके थर्मोडाइनमिक मेजर्स की सॉल्वेशन को मेजर करने के लिए किस किस को यूज़ करते हैं। फिर सॉल्यूट के इफेक्ट, सॉल्यूट की एक्टिविटीज़ थी, फिर सॉल्वेंट का इफेक्ट था रेट में। तो अगर आंसर प्रिपेयर करना है तो ये बहुत सफिशियंट है, और वो जो टेबल दिया था उसको पूरा पूरा लिखने की कोई नीड नहीं है। 4 to 5 अगर लिख दोगे, लेकिन वैल्यूज़ के साथ लिख देना, तो वो सफिशियंट रहेगा। तो अगर आगे जो भी टॉपिक बनाना है उसके लिए सजेशन आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, और अगर PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।